27 मार्च को है हमारा फाइनल एग्ज़ाम, लेकिन तैयारी अभी तक नहीं हुई है। कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन से छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन केस स्टडी में आएंगे, कौन से क्वेश्चन असर्शन रीजन में आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में घूम रहे होंगे। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सुपर फास्ट रिवीजन प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस केस स्टडी क्वेश्चंस। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूजा शर्मा और आप है मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा पर। और आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। चैप्टर नंबर 4 और 5 दोनों का ही मैं इकट्ठा करवाऊंगी। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स दोनों का मैं आपको करवाने जा रही हूँ सुपर फास्ट रिवीजन, जिसमें हम मेन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी मार्किंग स्कीम को देखते हैं, जो मैं आपके साथ पहले भी एक छोटे से लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। पता नहीं आपने उस लेक्चर को देखा है या नहीं देखा है। मैट्रिक्स में हमारा एक ही क्वेश्चन, एक या दो, ठीक है ना, 1 और 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के? 1 मार्क के, मतलब 1 ही लग रहा है मुझे तो, लेकिन मैं फिर भी आपको एक प्रोबेबिलिटी दे रही हूँ। और एक क्वेश्चन आएगा हमारा 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आएगा बच्चे 3 मार्क्स का। तो लगभग 6 मार्क्स आपके मैट्रिसेस से निकल कर आते हैं। हम ये बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की। और जब मैं चैप्टर 5 की बात करती हूँ तो 2 क्वेश्चन हमारे 1 मार्क के इसमें से निकल कर आ रहे हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ रहा है। तो 6 मार्क्स 5 + 2 7 मार्क्स यहाँ आ जाते हैं। तो 6 + 7 लगभग 12 और 13 मार्क्स आपके इन 2 चैप्टर्स में कवर हो जाते हैं, जो कि सबसे ईजीएस्ट चैप्टर आपके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से मैट्रिसेस से। मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन आपके लिए बिल्कुल भी नई नहीं है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, एक एरे है, जिसे हम 1 2 3 4 5 6 करके लिख सकते हैं। हम इसे 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं। हम इसे 1 2 लिख सकते हैं। हम इसे 1 2 लिख सकते हैं। किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। जो हॉरिजॉन्टल हैं वो रोज कहलाती हैं, जो वर्टिकल हैं वो कॉलम्स कहलाते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। और इसमें हमारी 2 रो हैं R1 और R2 और 3 कॉलम है C1 C2 C3। 2 रो हैं 3 कॉलम है। तो इसका जो ये है 2/3 इज नोन एज इट्स ऑर्डर। 2/3 इसका ऑर्डर हो जाता है। इन जनरल अगर मुझे 2/3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स लिखना है तो आई विल राइट A11 A12 A13 A21 A22 A23। ए हम एक लेटर ले लेते हैं जो मैट्रिक्स के एलिमेंट को डिनोट करता है। 1 1 का मतलब पहली रो का पहला एलिमेंट या पहली रो पहला कॉलम। 1 2 का मतलब पहली रो का दूसरा एलिमेंट या पहली रो दूसरा कॉलम। क्लियर है? तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। और भी छोटा करके लिखते हैं तो AIJ × 2/3 लिख देते हैं। जनरली अगर हम M/N ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं तो हम लिखते हैं 1 1 1 2 1 3 और 1n, और फिर आ गया 2 1 2 2 2 3 2n एंड एट लास्ट स्कोर बड़ा कर लीजिए M1 M2 एंड एट लास्ट हमारा आ जाता है बच्चों AMN, जिसका ऑर्डर M/N होता है। इसे हम शॉर्ट में अपना लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू AIJ M/N। I डिनोट द रो, J डिनोट द कॉलम। जो I की वैल्यू है वो 1 और M के बीच में लाई करेगी, जो J की वैल्यू है वो 1 और N के बीच में लाई करती है। क्लियर है? ये है मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन। यहाँ जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है तो 2/2 ऑर्डर हो गया। इसके अंदर 2 रो हैं लेकिन कॉलम एक ही है तो इसका ऑर्डर 2/1 हो गया। लेकिन अगर मैं इस तरीके से लिखती हूँ तो इसमें एक ही रो है लेकिन अपने कॉलम 2 हैं तो इसका ऑर्डर 1/2 हो गया। तो इस तरह डिफरेंट ऑर्डर के आपके मैट्रिक्स होते हैं। क्लियर है? अब हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, जो सबसे पहली एक्सरसाइज में से भी आ जाता है और एग्जाम्स में 99% आपसे पूछा जाता है, वो होता है टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहाँ ले लेती हूँ कि AIJ इज इक्वल टू I + J/2। बहुत सिंपल मैंने ले लिया है और हमें कह दिया गया है कि कंस्ट्रक्ट अ 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो आपके माइंड में अगर ये 1 नंबर में आ रहा है तो आपको मैट्रिक्स के ऑप्शन होंगे, वहाँ से चूज कर
करना है। अगर ये 2 नंबर में आ रहा है, सुन लीजिए मेरी बात, ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क और 2 मार्क किसी में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में आता है तो आंसर आपके सामने होंगे। अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो आप लिखोगे लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे इज ए 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स, और यहाँ इसके एलिमेंट्स लिखोगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 और 2 3। इट मीन्स हमें ये 6 एलिमेंट्स तैयार करने हैं। कहाँ से करने हैं? इस कंडीशन को यूज करते हुए। ये एक तरह की आपको इक्वेशन दे दी गई जिसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब आप यहाँ लिखोगे ए आई जे, यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। लेट ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे बाई 2। यहाँ मेरी बात सुन लो, आपने 1 1 बनाना है तो पुट i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 1, और 1 1 रखा, 1 + 1/2 2/2 यानी 1 आ जाएगा। फिर हम i को 1 रखेंगे और j को 2, तो 1 2 आ जाएगा। इसके अंदर पुट कर रहे हैं, क्लियर है? तो a12 बन जाएगा 1 + 2/2 यानी कि 3/2। फिर हम i को 1 पुट करेंगे और j को 3 पुट करेंगे बच्चों, तो a13 हो जाएगा 1 + 3/2 4/2 यानी 2। तो ये पहले 3 एलिमेंट्स मेरे आ जाते हैं। अगले 3 एलिमेंट्स और मैंने निकालने हैं जिनको मैं यहाँ शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। a21 जब मैं यहाँ पुट करूँगी तो 2 + 1 3/2 आ जाएगा। जब मैं a22 यहाँ भी 2 रखूँगी, यहाँ भी 2 4/2 2 आ जाएगा। और जब मैं a23 लूँगी तो 5/2। मेरे 6 के 6 एलिमेंट्स आ जाते हैं। इनको अब हम यहाँ पर मैट्रिक्स में पुट करते हैं, तो जो मेरा मैट्रिक्स बनेगा ये a11 है ना, तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे 1 भाई, देन 3/2 देन 2 और 3/2 और देन 2 एंड देन 5/2, और ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगा। इस तरह के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर में भी दिए गए हैं, आपकी बुक में भी हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हुए हैं। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन की आपने ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। एक बात और बीच में मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्लास 10th के लिए मैंने 100 MCQ बताए थे, आपके लिए भी मैं ज़रूर बताऊँगी। उनमें से 20 के 20 MCQ आए हुए थे। 2-4 ऐसे थे जो इधर उधर स्टेटमेंट घुमा दी गई थी, और लगभग 15 MCQ 10 से 15 MCQ ऐसे तो जो एज इट इज़ उनमें से लिए गए थे, और 70 मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उनको बताए थे। तो जो 18 अदर क्वेश्चंस आते हैं उनमें लगभग 12 क्वेश्चन वही थे जो मैंने बताए थे। क्लियर है? तो ये कुछ भी नहीं है, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से ही आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट मैं यहाँ आपको करवा रही हूँ। कॉन्सेप्ट के साथ साथ बेटा आपने क्या करना है, आपने 4 तो प्रैक्टिस पेपर बिल्कुल मन से अच्छे से रिवाइज करने हैं, एक आपने अपना सैम्पल पेपर रिवाइज करना है, और एक आपने अपना प्री बोर्ड का पेपर भी रिवाइज करना है। 6 पेपर्स ये करने के बाद, और एक बात और मैं बता दूं कि 10th का जो पेपर आया था वो सारा इन्हीं में से आया हुआ था, सारे का सारा। 1-2 ही क्वेश्चन हो सकता है कि बाहर से हो, क्योंकि प्रॉपर्ली मैंने एनालाइज नहीं किया था। तो मैं आप सब बच्चों को कहना चाहूँगी कि इन 6 पेपर्स को तो आपने ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना है। तो अभी तक मैंने आपको मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन बताई है, और एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है जो आपका एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बहुत फास्टली मैं इसको लूँगी, वर्बल थोड़ा लेके चलेंगे। सबसे पहला है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर में क्या होता है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक, यहाँ सिंपल सा एक एग्जांपल ले लो पहले, कि एग्जांपल में से एक जनरल मैट्रिक्स ले लो AIJ M × N, और इसी से मैं सारी डेफिनेशन दूंगी। अगर इसमें m और n बराबर नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको दिया था 1 2 3 4 5 6। दूसरा हमारा आ जाता है स्क्वेयर मैट्रिक्स। स्क्वेयर की ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो अगर m और n इक्वल हैं तो वो मैट्रिक्स स्क्वेयर मैट्रिक्स होता है। ये दोनों बातें आपसे 1 मार्क में पूछी जा सकती हैं, कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के 4 ऑप्शन दे देंगे, m = n, m > n, m > n, m > n, m >
नन ऑफ देम इस तरह से आ जाएगा। तो एक हो गया रेक्टेंगुलर, एक हो जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इससे आगे जितनी भी डेफिनेशंस चलेंगी वो सारी की सारी आपकी बच्चे स्क्वायर मैट्रिक्स पर चलेंगी, ठीक है। तो तीसरा हमारा आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बहुत टाइप के हैं बट हम वही डिस्कस करेंगे जो हमारी 12th क्लास में बेसिकली एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। डायगोनल, अब अगर मैं यहाँ एक स्क्वायर बनाती हूँ तो ये दो डायगोनल होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे केवल इस डायगोनल की जो होता है प्रिंसिपल डायगोनल। तो अगर मैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले रही हूँ 1 1 1 2 1 3, तो इसमें दो तरह के एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, ध्यान देना है उसको। अगर आप एक बार पकड़ लेते हो तो कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। 3 1 3 2 3 3। आप अगर इनको ध्यान से देखते हो, आप अगर इनको ध्यान से देखते हो तो इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 1 के इक्वल है, 2 2 के और 3 3 के। तो अगर मैं ए आई जे की बात करती हूँ तो हमारा आई किसके इक्वल है, जे के, ठीक है। तो उन एलिमेंट्स को हम ए आई आई या ए जे जे लिख देते हैं। और इन एलिमेंट्स को अगर आप ध्यान से देखते हो या इन एलिमेंट्स को अगर आप ध्यान से देखते हो तो इनमें आई और जे बराबर नहीं है, 1 है 2 है 1 3 है एंड सो ऑन। तो इन्हें हम ए आई जे करके लिखते हैं। इन्हीं से हमारा आगे डेफिनिशंस चलेंगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि केवल ये प्रिंसिपल डायगोनल एग्जिस्ट करना चाहिए, ये नॉन जीरो होना चाहिए। बाकी की सारी एंट्रीज हमारी अगर जीरो है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसको यहाँ कैसे लिखते हैं कि ये नॉन जीरो है अगर आई और जे इक्वल हैं, और ये जीरो है अगर आई और जे इक्वल नहीं है। इस तरह से डेफिनेशन होती है डायगोनल की। अब यहाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि डायगोनल मैट्रिक्स को अगर इसको लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे डायगोनल 1 2 3, इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है। अब डायगोनल की ही कुछ ब्रांच हैं छोटी मोटी, उनको हम समझेंगे। थोड़ा मैंने छोटा कर दिया ताकि ये सामने रहे। इसमें अगला मैट्रिक्स आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा आ जाता है, स्केलर। स्केलर भी डायगोनल का ही भाई है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो बराबर होने चाहिए, सारे के सारे एक ही नंबर होना चाहिए, चाहे वो कोई भी नॉन जीरो नंबर हो। क्लियर है, ये जीरो भी हो सकते हैं डायगोनल में हमारे एलिमेंट्स, बट बाकी के नॉन जीरो नहीं होने चाहिए, बाकी की एंट्रीज नॉन जीरो नहीं होनी चाहिए। समझ गए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर i और j बराबर है तो ये k होना चाहिए, और i और j बराबर नहीं है तो ये 0 होना चाहिए। ये तीनों कांस्टेंट, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन। और 5th नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आ जाता है इसी से ही, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज 1 हो जाती हैं, और उस मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। I1 का मतलब केवल 1 है, और I2 का मतलब 1 0 और 0 1 है ये आपका, ठीक है। अगर मैं I3 की बात करती हूँ तो 1 1 1 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इनके लिए स्पेसिफिकली आई ही डिनोट किया जाता है। तो रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर की ये चारों आपने याद रखनी है। अब इसमें एक बात और याद रखनी है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर नहीं होता है, और जो स्केलर है वो आइडेंटिटी नहीं होता है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर भी होता है, डायगोनल भी होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। उल्टा ऐसे नहीं चलेगा, लेकिन उल्टा चलता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और आ जाती है, दो खास जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुकी हूँ, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। अगर एक ही रो है यानी 1/n ऑर्डर, अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है तो m/1, जैसे एक ही रो है 1 2 3 4, तो ये आपका 1/4 ऑर्डर हो गया। एक ही कॉलम है 1 2 3 4, तो ये आपका 4/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाता है। और एट लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बच्चे जीरो मैट्रिक्स, जिसे हम कैपिटल O से डिनोट करते हैं। रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। जिस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज जीरो होती हैं वो जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये आपकी हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। समझ आए तो देख लीजिएगा, एक सिंगल फ्रेम में मैंने इनको कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगर दो मैट्रिक्स ए और बी हम इक्वल प्रूव करना चाह रहे हैं या इक्वल हैं,
तो इक्वल का मतलब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा और दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके आएंगे। इस टॉपिक पर भी 1 नंबर का या 2 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे आसान सा एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, एक्स वाई जेड डब्ल्यू अगर 1 2 3 4 के इक्वल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। देखो सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी, जेड की वैल्यू 3 और डब्ल्यू की 4। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। क्लियर हो रही है बात, ये समझ में आ रही है भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो इस पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2a प्लस बी a माइनस 2b 5c माइनस डी और भाई 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 4 माइनस 3 11 और 24 है और आपने ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिल सकता है। तो कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो ये वैल्यू तो इसके इक्वल आ जाएगी बेटा, 2a प्लस बी तो 4 के इक्वल है और a माइनस 2b माइनस 3 के। ध्यान देना, अब इन दोनों को आप अपना एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे। एलिमिनेशन मेथड से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक ही करके एक मैं चलो करके दिखा देती हूँ। क्या करो कि इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 2a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 6 और इसको यूं का यूं ले लो, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस और माइनस कैंसिल, माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 10। तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। और जब हम बाकी को कंपेयर करेंगे तो 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। इन दोनों को भी अपना सॉल्व कर देना तो आपकी c की वैल्यू 3 आ रही है और d की वैल्यू 4 आ रही है। अब अगर किसी बच्चे को ये सब सॉल्व करना भी नहीं आ रहा है तो अब एग्ज़ाम टाइम पे तो आप इतना सब कुछ नहीं सीख सकते हो, ठीक है। अगर ज़्यादा डिटेल में आपने जाना है तो चैप्टर नंबर 4 और 5 मेरे चैनल पर फुल्ली अपलोड है, एक एक क्वेश्चन उस पर मैंने सॉल्व कराया हुआ है, तो आप वहीं से इनका मेथड डिटेल में देख सकते हो। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पहली एक्सरसाइज मैंने ली है जिसमें 2 से 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है भाई, मैट्रिक्स आपने बनाना है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। और तीसरा क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, एक 2 क्वेश्चन, एक तो मैं आपको बता दूं कि NCERT के जितने भी MCQ हैं वो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। एक्सरसाइज 3.1 का बिल्कुल लास्ट MCQ है कि भाई 3x3 ऑर्डर के कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं जिनके अंदर 0 और 1 आ रहा है। तो हर प्लेस पर 9 एलिमेंट्स होंगे और हर प्लेस पर 2-2 एलिमेंट्स आने की पॉसिबिलिटी है, तो 2 की पावर 9 यानी कि 512 एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे। इसके बाद बेटा हमारा आ जाता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए मैट्रिसेस का। सपोज कर लीजिए ए है हमारा 1 2 3 0 4 5 और बी है ये 2x3 ऑर्डर का है, तो बी भी 2x3 ऑर्डर का होना चाहिए, 2 1 0 0 1 5। और जब मुझे a प्लस बी करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैंने ऐड करने हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप सबको आती होगी। इस 2 में इस 1 को ऐड करेंगे, 3 में 1 को ऐड करेंगे और ये 0 5 और 10। तो इस तरह से एडिशन हो जाएगी। माइनस करना है तो a के एलिमेंट्स में से b के एलिमेंट्स को हम माइनस कर देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 चीज़ें आपने समझनी है। एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसमें हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से, मान लीजिए a को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और a मैं चेंज कर दूँ, केवल ये ले लेती हूँ 1 2 3 4। तो ये मेरा हो जाएगा कि ये जो 2 है ना वो a के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जा 8। समझ में आ रही है बात। लेकिन अगर मैट्रिक्स को आपस में, ये स्केलर जो है ना पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिवीजन में भी 1/5 भी हो सकता है, तो हर एलिमेंट 5 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब मैं मैट्रिक्स, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक दूसरी टर्म आती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। जब मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करती हूँ तो हम केवल उन्हीं 2 मैट्रिक्स A और B को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर A का ऑर्डर
m बाय n ले लो, चाहे a का ऑर्डर m बाय n है तो b का ऑर्डर n बाय p होना चाहिए, यानी a के नंबर ऑफ कॉलम और b के नंबर ऑफ रो अगर इक्वल हैं ओनली देन वी कैन मल्टीप्लाई। और ए बी जरूरी नहीं है कि बी ए के इक्वल हो। एडिशन पे कॉम्यूटेटिविटी होती है, सब्ट्रैक्शन पर कॉम्यूटेटिविटी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर किसी मैट्रिक्स के यानी माइनस ए की बात करें तो वो -1 × में ए हो जाता है। तो इस अलजेब्रा पर जल्दी से हम एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, इसमें आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन और सब कुछ आ जाएगा कि आपको a गिवन है 2 4 3 2 और b गिवन है 1 3 -2 5 और आपने 3a - 2b निकालना है। तो 3a - 2b का मतलब है कि a को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है और b को आपने 2 से और फिर दोनों को ऐड कर देना। तो 3 इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 12 9 3 दूनी 6 2 6 -4 और 10। अब 6 में से 2 को माइनस कर दो, 4 12 में से 6 9 और 4 13 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी, और ये 10 है तो ये -4 आ जाएगा। एक तो ये एप्लीकेशन है। दूसरा, इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि लगभग आते हैं प्रैक्टिस पेपर में भी आपको देखने को मिलेंगे, वो है इक्वेशन का सॉल्यूशन। आपको दे दिया जाएगा कि x + y, x कैपिटल में है तो एक मैट्रिक्स है, y कैपिटल में है तो एक मैट्रिक्स है, और ये कह रहा है कि x + y = 5 2 0 9 है और x - y आपका 3 0 6 और -1 है। तो मैट्रिक्स x और y निकालें तो आपने क्या करना है, इनको इक्वेशंस बना लेना है और इन दोनों इक्वेशंस को या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या एलिमिनेशन मेथड भी लगा के कुछ मल्टीप्लाई करके भी हो सकता है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो x तो 2x हो जाएगा और y कट जाएगा और राइट साइड में ये मैट्रिक्स इसमें ऐड हो जाएगा। तो 8 8 और 0 और 8 आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो 2 उधर जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। इसका मतलब ये 2 है नीचे है तो मैट्रिक्स का हर एलिमेंट 2 से डिवाइड होकर 4 4 0 और 4 बन जाएगा। क्लियर है। अब इस x से आप y कैसे निकालेंगे कि ये आपको दे रखा है कि x + y = 5 2 0 9, y को इधर ही रखो और 5 2 0 9 ये x राइट में जाकर माइनस हो जाएगा और इस x की वैल्यू को आप यहाँ से पुट कर दोगे। क्या है वो वैल्यू? 4 0 0 4 और सॉल्व करोगे तो 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 2 0 और 5, तो ये x और y आपका आ जाएगा, जिनकी वैल्यूज़ को आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो 2 बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं कि एक तो इस तरह का आपको इक्वेशंस दी जा सकती हैं, वो इक्वेशंस किसी भी तरह की हो सकती हैं, वो ऐसी भी हो सकती हैं कि 2x + 3y = ये वाला मैट्रिक्स दे दिया और x - 4y ये दे दिया। अब कैसे करोगे? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 2x 8y और ये बनेगा, फिर इन्हें माइनस करोगे, y आएगा, y को पुट करोगे, फिर आपका x आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। और एक और टॉपिक है जो हमारा ट्रांसपोज है, मल्टीप्लिकेशन का ले लेते हैं एक क्वेश्चन, बल्कि पहले एक मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको ट्रांसपोज भी बता देती हूँ जल्दी से। मान लीजिए a है, ए बी की मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है तो ए में मैंने ले लिया 1 2 3 4, ऑर्डर है 2/2, और बी में इसमें देखो मेरी बात सुन लो ध्यान से, 2/2 2 कॉलम है तो इसमें 2 ही रो होनी चाहिए, 0 1 3 4 1 कुछ भी ले लो, और यहाँ पर मैं 0 ले लेती हूँ तो इसका ऑर्डर है 2/3, तो मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। और जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो रो की कॉलम से होती है, पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0 से करेंगे 0 + 8, पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो 1 1 जा 1 + 2 1 जा 2, पहली रो तीसरा कॉलम, तो 3 × 0 आ जाएगा, 3 0 0 और 4 4 जा 16, और ये हो जाएगा 3 + 4 और 9 + 0। इसको सॉल्व करोगे आपकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। लेकिन अगर आप इसको उल्टा करते हो, b को आगे रखते हो और a को पीछे, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो,
क्यों नहीं कर सकते हो, एक बार जल्दी से देख भी लो कि ये इसमें जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी पहली रो में 3 एलिमेंट है और पहले कॉलम में 2, तो इस 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ कोई एलिमेंट हमारा अवेलेबल नहीं है। अब आ जाता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, तो इसके ट्रांसपोज को हम ए टी या ए डैश से डिनोट करते हैं। क्लियर है। और उसमें क्या करना होता है कि मैट्रिक्स का पूरा ऑर्डर ही चेंज हो जाता है, जो रो हैं वो कॉलम बन जाती हैं 1 2 3 4 5 6। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दोगे तो ए खुद आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज करोगे तो। अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज करोगे या ए माइनस बी का करोगे तो ए डैश प्लस है तो प्लस लग जाएगा, माइनस है तो माइनस। किसी मैट्रिक्स को स्केलर के से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर रहे हो तो वो स्केलर बाहर आ जाएगा और ए डैश रह जाएगा। लेकिन अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का ट्रांसपोज कर रहे हो तो वो रिवर्स प्रॉपर्टी हो जाती है, बी ट्रांसपोज आगे आ जाता है और ए ट्रांसपोज पीछे चला जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांसपोज की। मल्टीप्लिकेशन एडिशन की कोई खास प्रॉपर्टीज़ है नहीं जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो, तो उनको अभी हम नहीं करेंगे। ट्रांसपोज से रिलेटेड जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स में वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वो अब हम देखेंगे। पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मतलब उसमें सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए। यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। उसकी खासियत क्या होती है ये आप ध्यान देना कि इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, मान लो यहाँ 4 है और यहाँ आपका 5 है और यहाँ 6 है, तो यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ 5 मिलेगा और यहाँ 6 मिलेगा। मतलब ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, A12 A21 के इक्वल होगा, यानी AJ के इक्वल होगा। तो वो मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। पहली बात, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। और जो साधारण सी डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर वो खुद ही आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। और सिमेट्रिक की बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जीरो नॉन जीरो, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वाइस वर्सा इस तरह से होते हैं। क्लियर है। दूसरा आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर ए का ट्रांसपोज उसका नेगेटिव हो जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, 1 यहाँ 2 ले लिया, यहाँ -3 ले लिया, यहाँ -2 1 नहीं भाई 0, और यहाँ मैंने ले लिया 0 और 4 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ -4 और 0। इसका मैं करती हूँ ट्रांसपोज, ध्यान से देखना। तो 0 2 -3 -2 0 4 और 3 -4 0 आएगा, जो कि उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव है। ध्यान से देख लो, इसी का नेगेटिव है, जहाँ पॉजिटिव था वहाँ नेगेटिव हो गया है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद का नेगेटिव हो जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। उसकी दो क्वालिटीज़ होती हैं। अगर आई और जे इक्वल है, यानी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो तो ऑलवेज 0 होंगी, और अगर आई और जे इक्वल नहीं है तो जो ए आई जे है वो ए जे आई का नेगेटिव होता है। नॉन डायगोनल एंट्रीज एक दूसरे की नेगेटिव होती हैं, ऊपर वाले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नीचे वाले के नेगेटिव्स होते हैं, और डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं। एक बहुत खास बात क्या है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज जोड़ दोगे तो हमेशा वो सिमेट्रिक आएगा। किसी भी मैट्रिक्स में से, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज घटा दोगे तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। और इस पर बेस्ड आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किसी मैट्रिक्स को, मान लीजिए ये मैट्रिक्स आपको दे दिया गया है 1 2 3 4, तो इसको ऐसे दो मैट्रिक्स के सम में कन्वर्ट करो जिसमें से एक मैट्रिक्स ऑलवेज सिमेट्रिक हो और एक ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, हम ए ट्रांसपोज लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, और फिर हम दो मैट्रिक्स बनाते हैं। एक मैट्रिक्स होता है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। जब ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है तो उसका हाफ भी सिमेट्रिक होगा। तो देखो मैं जल्दी से कर रही हूँ, थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे। तो ए में ए डैश जोड़ोगे तो ये आएगा 2 5 5 और 8,
और ये बन जाएगा 1 5/2 5/2 और 4। देख लो ये सिमेट्रिक है। और एक मैट्रिक्स हम क्यू लेते हैं जो बनता है a माइनस a डैश से, और उसमें हमारा आ जाएगा, इन दोनों को जब तुम माइनस करोगे तो 0 और -1 और 1 और 0, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0 माइनस 1/2 1/2 0। ये स्क्यू सिमेट्रिक है। और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो आपका a ही आने वाला है। तो a को जब हम p प्लस क्यू में लिखेंगे तो p मेरा सिमेट्रिक होता है, क्यू मेरा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थर्ड चैप्टर में स्टार्टिंग में मैं आपको थर्ड की जगह फोर्थ चैप्टर बता गई हूँ, ये थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर में एक और चीज़ आ जाती है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। लेकिन अब उसमें जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते थे वो ख़त्म हो चुके। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ जाए, या बी को ए से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ जाए, तो जो बी होता है वो ए का इन्वर्स कहलाता है, या ए जो है वो बी का इन्वर्स कहलाता है। और ऐसे मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमारे कहलाते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो अभी इस एक्सरसाइज में अब केवल आपकी ये डेफिनेशन ही छोड़ दी गई है कि ए बी और बी ए की प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी हो तो बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। तो उस पर एक अपना सिंगल सा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 में 1 मार्क का है, उसको आप देख लीजिएगा। तो ये चैप्टर नंबर 3 की मेन सारी डेफिनेशन, सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं। अब मैं इसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस और कुछ केस स्टडी क्वेश्चन ले लेती हूँ। वैसे इस चैप्टर में से केस स्टडी की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल 0 है, फिर भी हम जरूर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ केस स्टडी। देखिए, सबसे पहले मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन का था, पहली एक्सरसाइज में से मैं आपको बता चुकी हूँ, या तो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन या इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, जो मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। एक अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा हमारा क्वेश्चन बनता है ए बी ट्रांसपोज। ठीक है, कि आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, और आपने ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो आप ए बी निकालेंगे, बस वहीं आपको थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कई बच्चों को ये रो और कॉलम वाला समझ में आता नहीं है कि ये रो मैट्रिक्स है, एक कॉलम मैट्रिक्स है और एक रो मैट्रिक्स है। ध्यान देना, ये जो है आपका मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो हैं और 1 कॉलम है, और इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है। तो ओवरऑल जो मैट्रिक्स आपका आएगा वो 3/3 ऑर्डर का आने वाला है, यानी 9 एलिमेंट्स आने वाले हैं उसमें। ठीक है, तो ए बी क्या बनेगा, अब आप ध्यान देना। फर्स्ट रो, कलर अलग ले लेती हूँ मैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो दोनों में एक एक ही एलिमेंट है, तो 3 1 जा 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6, 3 3 जा 9। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -8 और 4 3 12। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2। थर्ड रो सेकंड कॉलम +4। थर्ड रो थर्ड कॉलम -6। ये गलती कर देते हैं बच्चे की, क्या करते हैं कि इन तीनों से मल्टीप्लाई करके एक सिंगल एलिमेंट लिख देते हैं। ये ए बी आ गया, और ए बी का ट्रांसपोज अब आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, वो आप कर लीजिएगा 3 6 9 करके। ठीक है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मैं वही आपको बता रही हूँ। एक मैंने आपको बता दिया, इससे पहले मैंने क्वेश्चंस बीच में डाल दिए हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि इकट्ठे नहीं आए हैं। 3a-2 भी मैंने आपको बता दिया है। और एक और क्वेश्चन मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि ए एक मैट्रिक्स है 1 4 3 7, और ये कह दे कि शो करो कि a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप क्या करेंगे, पहले आप a माइनस ए डैश निकालेंगे। 1 4 3 7 में से 1 3 और 4 7 को माइनस करेंगे तो 0 1 -1 और 0 आ जाएगा। लेकिन अभी ये स्क्यू सिमेट्रिक शो नहीं हुआ है, आपने इसको स्क्यू सिमेट्रिक शो भी करना है। तो शो करने के लिए मान लो मैं इसको कोई नाम दे देती हूँ x। आप लोगे इसका ट्रांसपोज जो कि आएगा ये, इसमें से लोगे माइनस कॉमन जो कि आएगा ये, और ये मैट्रिक्स x है तो ये -x बनेगा। कि x का जो ट्रांसपोज है अब आप लिखोगे बिकॉज x डैश x के इक्वल है, यानी a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज उसी के इक्वल है। इसका मतलब a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। कुछ क्वेश्चंस तो आपके प्रैक्टिस पेपर वगैरह में कवर अप हो चुके हैं, तो उनको हम यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहे हैं। उनके अलावा जो क्वेश्चंस की और पॉसिबिलिटी बनती है उनको मैं यहाँ पर ले रही हूँ। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर अपना, सिंपल सा है, कोई बिल्कुल मुश्किल नहीं है।
x इंटू 2 3 प्लस वाई इंटू -1 1 इज इक्वल टू 10 इंटू 5 है। तो आपने एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, वाई को इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इज इक्वल टू 10 5। लेफ्ट साइड को ऐड करो, 2x माइनस वाई, राइट दूसरी टर्म को ऐड करो, इज इक्वल टू 10 5। और जब इसको इसके इक्वल करोगे तो ये आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और अब आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस पेपर और सैम्पल पेपर से भी मैट्रिक्स वाले जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपने सॉल्व करने हैं। अब मैं आपको केस स्टडी क्वेश्चंस और करा देती हूँ। तो ये है हमारा फर्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन। टू प्रोमोट द मेकिंग ऑफ टॉयलेट्स फॉर वुमेन एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू जनरेट अवेयरनेस थ्रू द हाउस कॉल्स, ईमेल्स एंड अनाउंसमेंट। द कॉस्ट फॉर ईच मोड पर अटेम्प्ट इज गिवन बिलो। कि भाई टॉयलेट्स के लिए वो अवेयर कर रहे हैं। अगर वो हाउस कॉल करते हैं तो 50 रुपये लगते हैं, ईमेल करते हैं तो 20 रुपये लगते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं तो 40 रुपये लगते हैं। द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेड इन विलेज XYZ। एक्स गाँव में मतलब 400 बार तो हाउस कॉल की गई, 300 टाइम्स ईमेल की गई, और भाई ये अनाउंसमेंट की गई, ठीक है। वाई में इतना और जेड में इतना, क्लियर है। आल्सो द चांस ऑफ मेकिंग ऑफ टॉयलेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 अटेम्प्ट ऑफ गिवन मोड्स इज। ध्यान देंगे, चांस ऑफ मेकिंग टॉयलेट्स, भाई एक अटेम्प्ट करने के बाद टॉयलेट बन जाएगा, वो हाउस कॉल के थ्रू 2% है, नंबर 2 का मतलब ईमेल के थ्रू 4% है, और अनाउंसमेंट के थ्रू 20% है। तो इन पर बेस्ड हमें ये फॉलोइंग आंसर्स देने हैं। फाइंड द कॉस्ट इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और ऑन विलेज एक्स इज, फिर वाई पर और फिर जेड पर। तो ये कुछ नहीं करना आपने इनका एक कॉलम मैट्रिक्स बना लेना है। इसका एक अपना कॉलम मैट्रिक्स बना लो कि ये देखो, पहले तो मेरी बात सुनो, ये अपना 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया है। ये बन गया 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो कि एक्स वाई और जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको हमने अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 रो होनी चाहिए, 3 रो होनी चाहिए। तो हम इसको एक कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 50, 20 और 40। और अब यहाँ हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा मैं शॉर्टकट ले रही हूँ कि जो ये अटेम्प्ट्स हैं इनको हमने मैट्रिक्स ए मान लिया, क्योंकि आपको वहाँ पर सॉल्यूशन इतना नहीं दिखाना है। और अब इनको कर दो मल्टीप्लाई। तो पहली रो को पहले कॉलम से, जब आप एक ही कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो 400 को 50 से करोगे, 4 पंजे 20, तो ये हमारा आ जाएगा 20,000, और 3 दूनी 6,000, और 40 को अपना 100 से करोगे तो 4,000 हमारा आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है मेरी बात। थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखो सेकंड रो को करेंगे इस कॉलम से, तो 2 तिया 6,000 ये हमारा आ जाएगा। 250 को 20 से करोगे तो 25 दूनी 50, 5,000 आ जाएगा। और 75 को 4 से करो, 75 दूनी 150 होता है, 4 से करो तो 300 होता है, तो 3,000 आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो 5 पंजे 25,000 ये आ जाएगा। 400 को 20 से करोगे तो बच्चे 8,000 आ जाएगा। और 150 को 40 से करोगे तो 15 चौके 60, 6,000। इनको जोड़ दो, ये पहला बन गया 30,000, 5 और 3 8 और 6 14,000, 8 और 6 14 और 25 39,000। ये पहला एक्स को दिखा रहा है, दूसरा वाई को और तीसरा जेड को। कॉस्ट एक्स विलेज की कितनी आ गई, 30,000 आ गई। ये दूसरे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 30,000, दूसरे का हो गया 14,000, तीसरे का हो गया 39,000। और फोर्थ क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ टॉयलेट्स दैट कैन बी एक्सपेक्टेड आफ्टर द प्रोमोशन इन विलेज एक्स। भाई एक्स गांव में अगर हम प्रमोशन करते हैं तो एक्स गांव में, मेरी बात सुनो, ये है आपका केवल डाटा 400, 300 एंड 100। ये आपका 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। तो 3 रो और 1 कॉलम में आपने इन एक्सपेक्टेशंस को ले लेना है, 2 और अपना 4 और 20। अब ये क्या है, ये हमारा परसेंटेज में है। तो ये परसेंटेज में है, तो इन परसेंटेज को अभी आप यहाँ से रिमूव करोगे और फिर मल्टीप्लाई करोगे। तो ये देखो 400, 300, 100
और बच्चे ये बन जाएगा 2/100, 4/100 और 20/100। अब इस रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान दो, 100 से ये 400 का 0 कैंसिल होके रह जाएगा 8, ऐसे ही इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कर लेना, मैं थोड़ा जल्दी में बता रही हूँ, इतना तो अब आप कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 40, यानी कि 40 टॉयलेट बनने की पॉसिबिलिटी है इस विलेज में आफ्टर अनाउंसमेंट। तो केस स्टडी में इस तरह से आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लो एक और देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम मैन्युफैक्चरर आना था, प्रोड्यूस 3 स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर। ये इन्होंने फोटो दिखा रखी है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो ये दिखा रखा है कि ए जो है 10,000 पेंसिल, 2,000 इरेजर एटसेट्रा इतना कर रहा है। इफ़ द यूनिट सेल प्राइस ऑफ पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर आर ₹2.50, 1.50 एंड ₹1 and unit cost of above 3 commodities are this and this respectively, then find the total revenue of market A। ए मार्केट में इतने आइटम बिक रहे हैं तो उनका क्या रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू माने जो पैसा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। रेवेन्यू कब आएगा, जब हम बेचेंगे, सेल करेंगे। तो ये आपका सेल प्राइस है, ठीक है। तो ए को हम एज ए मैट्रिक्स अगर यहाँ लिखते हैं तो 10,000, 2,000 और 18,000 है। तो इसकी जो प्राइस है उसे हम कॉलम में लेंगे। एक पेंसिल का प्राइस ₹2.5 है, 2.5, और इरेजर का 1.5 और उसका ओनली 1 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। अब यहाँ मेरी बात सुन लो, ये डेसिमल आप हटाओगे, थोड़ी कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। तो ये बनेगा 250/100, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2,000 गुणा 150/100 और 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 18,000 आ जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, इन 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगी। तो बच्चे ये तो बनेगा 2500, 2 0 ये और 1 ये 25,000 और 15 दूनी 30 और 2 0 ये आ जाएंगी 3,000 और जमा में 18,000। 18 और 3 21 और 25, ये आपका आ जाएगा 46,000 रुपये का रेवेन्यू हमें हो रहा है मार्केट ए से। सेकंड पार्ट क्या है, टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट बी, वो आप निकाल लेना, मैं उसका आंसर बता रही हूँ 53,000, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट इन मार्केट ए एंड बी। अब प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल देखो, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। भाई सेल ज़्यादा में होगी तभी तो प्रॉफिट होएगा। थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान दो, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि पेंसिल 2 में खरीद कर 2.5 में बेच रहा है, क्लियर है। दूसरी चीज़ 1 में खरीद कर 1.5 में बेच रहा है और तीसरी इतने में खरीद कर इतने में, तो प्रॉफिट इसने दे नहीं रखा। तो प्रॉफिट फंक्शन आप प्रॉफिट पहले निकाल लो, तीनों चीज़ों पे अपना प्रॉफिट कितना बनता है वो हमें आसान पड़ेगा। तो ये हो गया पेंसिल, ये हो गया इरेजर, जो भी ये थर्ड आइटम क्या था, शार्पनर था। तो 2.5 में से 2 घटाएंगे तो 0.50, 50 पैसा का मतलब 1/2 रुपया। 1 और 1.5, यहाँ भी 50 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ भी 50 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। 1/2, 1/2, 1/2। अब ए में प्रॉफिट निकालना है तो ए को एज ए रो मैट्रिक्स लोगे, 10,000, 2,000 और 18,000, और इसको बच्चे मल्टीप्लाई कर दोगे 1/2, 1/2, 1/2 से, और जो भी आपका आंसर आएगा वो ए का प्रॉफिट होगा। और बी को एज ए रो मैट्रिक्स लेके कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका बी का प्रॉफिट होगा। आप खुद कर लीजिएगा, मैं यहाँ आपको आंसर बता रही हूँ। ए का प्रॉफिट अपना 15,000 है और बी का प्रॉफिट 17,000 है। कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम पे बता सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट इन बोथ मार्केट, ये तो बिल्कुल आसान है, दोनों को जोड़ दो तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 32,000 का। तो ये इस टाइप के केस स्टडी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। वैसे इस चैप्टर में से केस स्टडी की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बहुत कम है। ये 2-3 केस स्टडी और हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना खुद ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मुझे टाइम लगता है तो मैं अलग से आपके लिए इनके लिए वीडियो बना दूंगी।
जो 3 केस स्टडी हमारे बार बार पूछे जा रहे हैं उन चैप्टर्स में से पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इनमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। एक ये है आपका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको सॉल्व कर लीजिएगा, और मुझे आप टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस स्टडी के सॉल्यूशन के लिए अगर आपको कोई डाउट आता है तो ये आपका मैट्रिक्स का टॉपिक हो जाता है, जो कि हमारा लगभग 6 मार्क्स आपको यहाँ पर दिलाता है। अब हम अपना आगे चलते हैं डिटर्मिनेंट्स पर, ठीक है। अब हम चलते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है जो कि एक स्क्वेयर मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है। अगर मेरा कोई स्क्वेयर मैट्रिक्स 1 बाय 1 ऑर्डर का है, मान लो 3 है, तो उसका डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा जाता है जो कि 3 का मॉडुलस यानी 3 हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा कोई मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का स्क्वेयर मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है वो हम देखते हैं। पहले ये माइनस ये, ध्यान से देखना, प्रिंसिपल डायगोनल्स की प्रोडक्ट यानी 4 माइनस दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स 3 और 2 की प्रोडक्ट करेंगे, तो ये मेरा 2 बाय 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स की एक्सपेंशन होती है। और अब आता है 3 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का एक्सपेंशन। लेकिन उससे पहले हम 3 बाय 3 ऑर्डर में 2 चीज़ें सीखते हैं। पहला होता है माइनर और दूसरा होता है कोफैक्टर। मैं एक ही एग्जाम्पल को यहाँ बार बार ले रही हूँ, मैं यहाँ 0 ले लेती हूँ। ये है 3 बाय 3 ऑर्डर का। अगर मैं 2 बाय 2 की बात करती हूँ माइनर और कोफैक्टर में, तो वो बेहद आसान है। जैसे इसमें 4 एलिमेंट है, A11, 12, 21 और 22। तो पहले इसी को ले लेते हैं, माइनर ऑफ A11, तो माइनर ऑफ A11 तो M11 लिखा जाएगा। तो ये जो A11 है ना, इसकी रो और कॉलम को छोड़कर जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट हमें यहाँ लेना होता है हर एलिमेंट के लिए, तो ये माइनर हो जाता है। तो वो मैं उस पर ही बता देती हूँ, 3 बाय 3 पर दोनों काम एक बार में अपने हो जाएंगे। अगर मैं देखो M11 की बात करती हूँ, तो M11 का मतलब है माइनर ऑफ A11, यानी इस एलिमेंट का माइनर। इस एलिमेंट के माइनर से क्या मतलब है कि इसकी रो और इसके कॉलम को हटा दो, तो जो 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं उनका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो। तो 0 माइनस 8 6 जा 48 माइनस 48 आ गया। ऐसे ही M12 की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं 1 4 7 और 2 3 है, मैं यहाँ इनको दोबारा लिख देती हूँ, 1 2 3 4 और 7। और अगर मैं बात करती हूँ आपके मैट्रिक्स एलिमेंट इसकी M22 की, तो M22 की रो को हटा दो और M22 के कॉलम को हटा दो, तो 4 6 7 और 0 का जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारा M22 होगा। तो ये हमारा M22। ऐसे ही 9 माइनर आएंगे, M23। मान लो मुझे ये वाला माइनर निकालना है, ये कौन सी पोजीशन है, 3 1 है, तो मैं इसको बोलूँगी M31। तो ये रो और कॉलम गया, इन चारों का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। कोफैक्टर और माइनर में थोड़ा सा ही फ़र्क है। एक तो मैं बता दूं कि कोफैक्टर सेकंड टर्म होती है, कोफैक्टर सेकंड टर्म जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कोफैक्टर ऑफ A11 लिया तो उसे C से नहीं A से डिनोट करते हैं, A11। और जो A11 का मैंने माइनर निकाला है उसके आगे -1 की पावर 1 + 1 ये आ जाता है और साथ में उसका माइनर आ जाता है। तो -1 की पावर 2 है यानी पॉजिटिव है, प्लस का 1 इंटू में माइनस का 48 आ जाएगा। लेकिन अगर कोई ओड, जैसे ये हमने लिया था, ये मैंने किसका लिया था, 2 2 का लिया था ना, 1 2 का लिया था, ये मैंने 1 2 का लिया था, ये मैंने गलत लिख दिया, ये 1 2 का लिया था। तो अगर मैं A12 निकालती हूँ तो -1 की पावर 1 + 2 और यही डिटर्मिनेंट आएगा जो कि अपना बाद में सॉल्व करके -42, 1 + 2 3 है, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आएगा और एक माइनस अंदर है, तो ये प्लस का अपना चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो 9 माइनर और 9 कोफैक्टर निकलते हैं। और फिर जब हम 3 बाय 3 ऑर्डर के किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं, अगर मैं A का डिटर्मिनेंट लेती हूँ 1 2 3, इसी को ले लूँ 4 5 6 7 8 9,
तो ये असल में क्या होता है, ये 9 एलिमेंट्स होते हैं, तो इनको या तो तीनों में से किसी रो से एक्सपेंड किया जाता है या किसी कॉलम से, ये बात आपने ध्यान रखनी होती है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ एक्सपेंडिंग बाय R1, ये R1 है, इससे मैं एक्सपेंड कर रही हूँ। तो इसके तरीका क्या है, बहुत ध्यान से देखना कि इस एलिमेंट को लिखते हैं, ठीक है, साथ में लगाते हैं -1 की पावर, ये एलिमेंट देख लो कौन कौन से हैं, 1 1 1 2 1 3, तो -1 की पावर 1 + 1 और साथ में इसका ये वाला डिटर्मिनेंट सारा। समझ में आ रही है मेरी बात, बहुत ध्यान से देखना। 5 6 8 9, तो अगर मैं थोड़ा सा आपको इसको साथ साथ एक्सप्लेन करूं तो ये तो मेरा एलिमेंट हो गया A11, और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये इसका कोफैक्टर हो गया A11। क्लियर हो रहा है। अब मैं अगला एलिमेंट उठाऊंगी एक्सपेंड करने के लिए 2 को, -1 की पावर मैं लूँगी 1 + 2 और इसकी रो और कॉलम को हटा दूँ तो 4 6 7 9 मेरा आ जाएगा डिटर्मिनेंट में। तो 4 6 7 9, और फिर मैं तीसरा एलिमेंट लूँगी 3, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते, 3 के साथ देख लो 1 3 है पोजीशन, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 1 + 3, 3 वाली रो और कॉलम को हटा दो तो ये 4 5 7 8 आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स अगर मैं देखती हूँ तो ये A12 है और ये A12 का कोफैक्टर है, और ये A13 है और ये A13 का कोफैक्टर है, और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाएगा। तो एक तो इस रिजल्ट को याद कर लेना, अगर किसी एक रो को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट आएगा, अगर किसी एक रो या कॉलम को किसी और कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट 0 आएगा, डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा। अब मैं इसको जल्दी से सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ये 1 है, ये 1 है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 9 45 -8 6 48, मैंने यहाँ 9 लिया है, अब ध्यान देना। और यहाँ ध्यान दो, -1 की पावर 1 + 2 नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये माइनस का अपना यहाँ हमेशा नेगेटिव आता है, 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 36 - 42 और जमा का 3, 8 चौक 32 घटा 35, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी उत्तर आएगा वो आपका डिटर्मिनेंट आएगा। डिटर्मिनेंट पर 1 2 डेफिनेशन है वो बता दूं, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो वो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। जो मैट्रिक्स नॉन जीरो होता है उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स से पहले अब मैं एक फंडा और आपको बताना चाहूँगी कि ये मैंने कोफैक्टर बताया, अगर किसी मैट्रिक्स में मान लीजिए 4 ही एलिमेंट ले लूँ मैं, जल्दी से हो जाएगा, 1 1 1 2 2 1 और 2 2, इन चारों के कोफैक्टर्स मैं निकाल लूँ, ध्यान से देखना, और उनका ट्रांसपोज कर दूं तो इस तरह से जो चीज़ आती है वो एडजॉइंट ए कहलाती है। फिर देख लेना ध्यान से कि A11 और 1 2 नीचे आ जाएगा, क्लियर हो रहा है, ट्रांसपोज, और A21 और A22 ये एडजॉइंट होता है। अगर किसी मैट्रिक्स, अब ध्यान देना मैं इन्वर्स पे आ रही हूँ, अभी मैंने क्या बताया कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो वो नॉन सिंगुलर होता है, इन दैट केस उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। वो इन्वर्स हमने 3rd चैप्टर में निकालना नहीं सीखा था, वो हम यहाँ सीखेंगे कि अगर किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को उसके डिटर्मिनेंट से मैं डिवाइड कर देती हूँ तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स हमें मिल जाएगा। उसके लिए नीचे वाला नॉन जीरो होना वैसे ही आपका मैंडेटरी है। अब हम इन्वर्स के ही कुछ 1 2 इन्वर्स और एडजॉइंट के 1 2 रिजल्ट्स देखते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे। क्या रिजल्ट हैं कि देखो, एक रिजल्ट तो ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई करें, चाहे ए को आगे रखें, और क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स पे चल रहा है ना, तो दोनों स्क्वायर होंगे तो ऑर्डर सेम होगा तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अच्छा, इन्वर्स की बात करूं तो ए बी का जो इन्वर्स होगा वो होगा हमारा बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल। ठीक है, ये कुछ 1 2 प्रॉपर्टीज हैं, कुछ 1 2 रिजल्ट्स हैं जो आपको अपने पता होने चाहिए। और इसमें अब हमारा एक डिटर्मिनेंट में एक आ जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल।
एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस आपको गिवन है, मैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको करवा रही हूँ ताकि आप अपना एक्सरसाइज वाइज भी उनको देख सकें, दिक्कत ना हो। अगर कोई ट्रायंगल है ABC और उसके 3 वर्टिसेस हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या बनेगा, 1/2 पहले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, फिर दूसरे के, और फिर तीसरे के, और यहाँ 1 1 1। इस डिटर्मिनेंट की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव को नहीं लेना है क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है हमारा हमेशा, और हम वर्टिसेस को इधर उधर कर देते हैं, इस वजह से नेगेटिव आ सकता है, लेकिन इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो वो एरिया होगा। अगर ये एरिया 0 हो जाता है, ध्यान देंगे, अगर ये एरिया 0 हो जाता है तो तीनों के तीनों पॉइंट्स ABC हमारे क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर ट्रायंगल का एरिया 0 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ K, या ट्रायंगल का एरिया आपको दे दिया जाए और आपको K की वैल्यू फाइंड करनी हो। और सबसे लास्ट टॉपिक जो इसमें हमारा आ जाता है वो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिससे आप सब फैमिलियर हो। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगी क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम्पल्स मैंने प्रैक्टिस पेपर में और सैम्पल पेपर्स में आपको करवा दिए हैं। यहाँ पर हम इस सिस्टम को लिख सकते हैं AX = B की फॉर्म में। आप ध्यान दो तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 3 5 2 XY = 1 7, है ना। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी और इसके इक्वल करूँगी तो A तो मेरा ये मैट्रिक्स हो जाएगा 2 3 5 2, ये X हो जाएगा, और ये B, और इसका मैंने निकालना है सॉल्यूशन। अब अगर ये सिंपल अलजेब्रा होता तो A उधर चला जाता, लेकिन अब नहीं जाएगा, उसकी बजाय ये A इन्वर्स से डिवाइड होगा। तो आपको क्या करना है, A का डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर वो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, 4 - 15 - 11 नॉन जीरो है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और हमारा सॉल्यूशन आता है A इन्वर्स B। 5 नंबर के क्वेश्चंस पे मैं पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो आपकी बना चुकी हूँ कि कैसे आपने 5 नंबर के करके 20 से 25 नंबर उसमें आपने ले लेने हैं। तो X = A इन्वर्स B से आपका सॉल्यूशन आएगा। इन्वर्स निकालने के लिए आपको निकालना होगा एडजॉइंट, और 2/2 का एक और शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूं कि 2/2 का जो एडजॉइंट है वो बिल्कुल सिंपल होता है, डायरेक्ट निकल जाता है। कैसे, इन दोनों को तो अल्टा पल्टी कर दो, ये तो बाई चांस दोनों ही दो हैं, प्रिंसिपल डायगोनल को अपना चेंज कर दो, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को तो इंटरचेंज कर देंगे और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को का हम चेंज कर देंगे साइन, ये हो जाएगा। मतलब आप मेरी बात को समझिए, तो बाई चांस यहाँ 2 आ गया, अगर आपके पास होता 1 2 3 4 और आपको इसका एडजॉइंट निकालना होता तो वो बनता 4 1 -2 और -3। ठीक है भाई, प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स को तो इंटरचेंज कर देना और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दोगे तो आपको अपना एडजॉइंट मिल जाएगा एक ही मिनट में, ओनली फॉर 2/2। बाकी के लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने इनका साइन चेंज कर दिया है, ये -5 हो गया, ये -3 हो गया, और ये हमने इंटरचेंज कर दिया और डिटर्मिनेंट A -11 आ गया। अब आप A इन्वर्स निकालोगे, जो कि इन सबको आप -11 से डिवाइड करोगे और फिर बाद में अपना करोगे X = A इन्वर्स B, यानी इसको 1 7 से मल्टीप्लाई करके आपकी XY की वैल्यू आ जाएगी, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे मैंने आपको पहले करवा भी दिए हैं। तो डिटर्मिनेंट की मेन जो बातें थी वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। मैं कोशिश करूंगी कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट मैं आपको दे सकूं जिनको आप सॉल्व कर सको। यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ जो मुझे प्रैक्टिस पेपर वगैरह में नहीं दिखे हैं। तो एक तो जो मैंने आपको जैसे ट्राइंगल का बताया था कि भाई -3 और 0 और 0, K और 0, 4 अगर किसी ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं और उसका एरिया अपना 4 है तो K की वैल्यू आप निकालें। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, मैं करवा नहीं रही हूँ, मैं जस्ट हिंट दे रही हूँ आपको, और इसको आप =4 करेंगे और इसको सॉल्व करके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ आप लेंगे तो वो K की आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात।
एक और छोटा सा रिजल्ट मुझे अभी यहाँ याद आया है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, जिसमें कई बार आपको कह देते हैं कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 5 है और उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालो। तो आप लोग वहाँ परेशान हो जाते हो कि मैट्रिक्स तो दे नहीं रखा, तो वो हो जाएगा 5 की पावर 2-1, यानी कि वो भी 5 ही हो जाएगा। अगर ऑर्डर 3 होता तो 3-1। तो इस तरह की एप्लीकेशंस आपने अपनी स्पेशल ध्यान रखनी है। और ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मिसलिनियस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आपके प्रैक्टिस पेपर्स में भी मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक दो केस स्टडी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि देखो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि इसमें 5 मार्क्स का लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाता है। फिर भी मैं एक दो केस स्टडी आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। ये देखिए एक केस स्टडी है, इसको डिस्कस करते हैं जल्दी से। साहिल वांट्स टू डोनेट ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ए स्कूल इन हिज विलेज व्हेन ही वाज आस्क्ड टू डायमेंशन। तो उसने कहा कि इफ इट्स लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 50 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 50 देन इट्स एरिया विल रिमेन द सेम। भाई लेंथ x थी, ये कह रहा है कि अगर लेंथ को 50 मीटर कम कर दिया जाए और ब्रेड्थ को 50 मीटर बढ़ा दिया जाए तो एरिया सेम रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एरिया आपका क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देखते हैं आगे पूछ क्या रहा है। देन इट्स एरिया विल रिमेन सेम बट इफ लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 10, अलग कलर ले लेती हूँ ताकि हमें दोनों डिफरेंस पता लग जाए। अगर लेंथ को 10 कम कर देते हैं और ब्रेड्थ को यहाँ लिख देती हूँ मैं ब्लू पेन से 20 बढ़ा देते हैं, तो एरिया 5300 मीटर स्क्वायर कम हो जाएगा। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला कह रहा है द इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई आर। तो इक्वेशन बनाने के लिए फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहली कंडीशन देखते हैं। सुनो, स्टार्टिंग में जो एरिया था वो था x इंटू वाई। स्टार्टिंग का जो एरिया था वो था x इंटू वाई, और बाद का जो एरिया है वो क्या आएगा, ध्यान देना थोड़ा सा। x माइनस 50 और y प्लस 50 की यहाँ करती हूँ मैं, प्रोडक्ट आएगी x माइनस 50 कर दो और y प्लस 50 कर दो, तो एरिया सेम रहेगा। ठीक है, एरिया अपना सेम रहेगा, यही बोला है ना इसने। तो इसको यहाँ पर अपना सॉल्व करो तो ये बनेगा एक्स वाई माइनस 50y प्लस 50x माइनस 2500 इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 50 से भाग कर दो, 50 से भाग कर दो तो ये बना माइनस वाई प्लस एक्स और माइनस 50 इज इक्वल टू 0, या x माइनस वाई इज इक्वल टू 50। ये तो बन गई पहली इक्वेशन जो कि इसमें और इसमें है, देख लो। क्लियर हो गया? अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ, थोड़ा इधर समझाती हूँ मैं आपको कि जो एरिया है वो 5300 अपना डिक्रीज हो जाता है। ब्लू पेन वाला अगर आप देखते हो तो एरिया 5300 डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि अगर देखो जो ओल्ड एरिया था वो एक्स वाई था, न्यू एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एक्स माइनस 10 और वाई जमा 20। ये एरिया पुराने एरिया से 5300 कम है। अब इसको सॉल्व कर दो, एक्स वाई 10 से करोगे 10 वाई प्लस 20 एक्स माइनस 200 बराबर एक्स वाई माइनस 5300। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ध्यान देना 20 एक्स माइनस 10 वाई, 5300 में 200 उधर जाके जुड़ेगा तो 5500, और 10 से भाग कर दो तो 2x जमा वाई बराबर है 550। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आएगी जो कि मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो मेरा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। थोड़ा शॉर्ट में करूँ, इसको छोटा बनाऊँ, तो ये देख लो। बात समझ में आई? बात समझ में आई कैसे करवाया मैंने? अब आ जाओ, दोनों इक्वेशंस तो लिखनी पड़ेंगी, यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं दोनों इक्वेशन। x प्लस प्लस नहीं है भाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 50। अब आ जाओ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो। y से y कट जाएगा और ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 600, 200 आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ y वो अब निकाल लेना। तो y की वैल्यू का मैं आपको हिंट दे रही हूँ, 150 है, x की वैल्यू 200 आ रही है। तो एरिया क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 30,000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह के केस स्टडी आपसे पूछे जा सकते हैं।
कुछ केस स्टडी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, जिनकी मैं आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इनकी प्रैक्टिस करें। जैसे ही मुझे टाइम लगता है तो मैं अलग से आपको इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। बाकी मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि इन चैप्टर्स में, एक बार इसको नोट कर लीजिए सबसे नीचे वाले पार्ट को भी, इन चैप्टर्स में केस स्टडी की प्रोबेबिलिटी 1% है। समझ में आ रही मेरी बात? ये एक और क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इनको इजीली कर सकते हो। अदरवाइज आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पर भी। सब आप आसानी से पढ़ेंगे तो सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये स्टेटमेंट है, थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं या तो मैं, है ना, ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, उसमें आप स्क्रीनशॉट शायद ना ले पाओ, तो देख लीजिएगा जैसा भी आपको ठीक लगे वीडियो को पॉज करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इतना टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका डिटर्मिनेंट के केस स्टडी क्वेश्चन है। तो बेटा दोनों चैप्टर्स की मैंने मेन आपको रिवीजन करा दी है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। केस स्टडी आपको नहीं मिले थे इन चैप्टर्स के, जो मैंने यहाँ आपको दे दिए हैं। और मैं लेक्चर को एंड करने से पहले फिर आप सबको कहना चाहूँगी कि अपने चारों प्रैक्टिस पेपर, एक सैम्पल पेपर और एक प्री बोर्ड अगर आप करते हो तो 10th का जैसा कि हमने देखा है बिल्कुल उसी पैटर्न पर आया है। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से कोई केस स्टडी आपको नहीं मिलने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 2 और 3 मार्क्स के मिलने वाले हैं, एक 5 मार्क का डिटर्मिनेंट से मिलने वाला है जो कि इक्वेशन का होगा। तो उनको अगर आप करते हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेक्चर में आपको क्या और चाहिए मुझे इस लेक्चर को देखने के बाद बताइएगा, और अपने कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस ज़रूर दिया करें मुझे। लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर भी करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। एक और लेक्चर के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।